मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग राज्यपाल के टॉपिक के अंतर्गत बात करने वाले हैं। नंबर 1 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल पावर ऑफ द गवर्नर, और तीसरा टॉपिक जो महत्वपूर्ण टॉपिक जुडिशियल पावर ऑफ द गवर्नर। तो सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर यानी कि विधायी शक्तियों की। राज्यपाल की विधायी शक्तियां क्या हैं, यानी कि जो कानून बनाने से संबंधित या विधानसभा या विधानमंडल लेजिस्लेचर से संबंधित जो पावर होते हैं गवर्नर को उनको कहा जाता है लेजिस्लेचर पावर ऑफ द गवर्नर। कौन कौन से पावर्स हैं इस पे अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहले राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करना, मतलब बुलाना। राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करना, बुलाना। सत्रावसान करना यानी एंड ऑफ द सेशन, समॉनिंग यानी कि आहूत करना, और विघटित करना यानी कि डिकम्पोज करना। ये सब सारे जो आदेश होते हैं ना, ये राज्यपाल द्वारा जारी किए जाते हैं, और ये पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिए हैं आर्टिकल 174 से। आर्टिकल 174 राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत, सत्रावसान या विघटित करना, ये राज्यपाल की शक्ति होगी। फिर चुनाव के बाद पहले और प्रतिवर्ष पहले सत्र को संबोधित करना, ये एक दूसरा पावर है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर में। जब आर्टिकल 176 में आप जाएंगे तो ये एक पावर और गवर्नर को दिया गया है राज्य के संबंध में। राज्य विधानमंडल के संबंध में क्या पावर है कि जब चुनाव हो जाएगा राज्य विधानमंडल का, यानी राज्य विधानमंडल में दो हिस्से होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये तो आप सभी जानते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भारत में सभी राज्यों में नहीं है, कुछ ही राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का जब चुनाव हो जाता है, और लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव की जो पहली बैठक होगी, जो चुनाव के बाद जो पहली बैठक होगी उसे राज्यपाल संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ प्रतिवर्ष जो पहली बैठक होगी, जब पहला सत्र शुरू होगा विधानसभा का, उस पहले सत्र को भी राज्यपाल संबोधित करेंगे। आर्टिकल 176 के तहत ये पावर भी राज्यपाल को दिया गया है। क्यों ये पावर क्यों दिया गया है? क्योंकि राज्यपाल जो है वो राज्य विधानमंडल के हिस्से हैं। राज्यपाल, गवर्नर इज द पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी काम होगा, चाहे वो कानून बनाने का काम हो, चाहे वो विधानसभा की बैठक प्रारंभ करने का काम हो, या विघटित करने का काम हो, या विधानसभा के सत्र की पहली बैठक आयोजित हो रही हो, या वर्ष में पहली बैठक आयोजित हो रही हो, राज्यपाल उसमें भागीदारी करेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद अगर खाली होगा तो कैसे चलेगा, विधानसभा का सत्र कैसे चलाएंगे? तो ये पावर भी राज्यपाल को दिया गया है, क्योंकि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है ना राज्य के, तो उनको ये अधिकार दिया गया है, he has the power कि अगर राज्य विधानसभा में अध्यक्ष यानी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर दोनों का पद खाली हो तो विधानसभा का सत्र कैसे चलाना है? तो चलाना ऐसे है कि जो विधानसभा के जो सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे या विधानसभा के किसी भी सदस्य को राज्यपाल नामित कर सकते हैं, और वो कुछ समय तक विधानसभा के सत्र को चलाने में मदद कर सकते हैं। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रोटेम स्पीकर का। प्रोटेम स्पीकर का जब विधानसभा का चुनाव हो जाता है और विधानसभा की जब पहली बैठक होती तो उस समय तो कोई विधानसभा अध्यक्ष नहीं होते, विधानसभा उपाध्यक्ष भी नहीं होते, क्योंकि वो तो अभी चुने जाने हैं, तो फिर काम कैसे चलेगा? तो वहां पर भी राज्यपाल क्या करते हैं, राज्य विधानसभा के किसी एक व्यक्ति को विधानसभा के जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, उनको चलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं। तो यहां पर ये वर्ड ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये शॉर्ट नोट में भी आ जाता है प्रोटेम स्पीकर के बारे में। अब एक और महत्वपूर्ण प्रावधान विधान परिषद के बारे में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के संबंध में। देखिए क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव, जिन भी राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जैसे बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, और जम्मू कश्मीर में भी था। तो जम्मू कश्मीर में अभी है या नहीं है, ये आप अपने लेवल पे देख लीजिएगा, वो गठित किया गया है तो वहां भी होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल, और नहीं है, नहीं बनाया है तो नहीं होगा। तो जिन जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उन सभी राज्यों के लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/6 मेंबर, यानी जितने टोटल मेंबर होंगे उनका 1/6, मान लीजिए 90 मेंबर है तो उनका 1/6 कितना हुआ, 15। तो जितने भी 1/6 मेंबर जो होंगे उनको नामित करने का काम भी इनके जिम्मे दिया गया है।
किनके? गवर्नर को दिया गया है। तो यह चीज ये ध्यान रखना पड़ेगा कि विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/6 मेंबर को नामित करना है, लेकिन कहां से नामित करेंगे ये भी तो जानना पड़ेगा। तो देखिए लिटरेचर, वो व्यक्ति जो लिटरेचर से रिलेटेड हो, साहित्य से रिलेटेड हो, वो व्यक्ति जो विज्ञान के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय उन्होंने कार्य किया हो, आर्ट से रिलेटेड, कला से संबंधित उल्लेखनीय काम किया हो, सोशल सर्विस में हो, या फिर सहकारिता आंदोलन में हो, कोऑपरेटिव मूवमेंट में हो। तो सहकारिता आंदोलन से संबंधित, समाज सेवा से संबंधित, आर्ट से संबंधित, विज्ञान और साहित्य से संबंधित व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों को जो है विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर के रूप में नॉमिनेट कर सकते हैं, और ये संख्या विधान परिषद की कुल संख्या के 1/6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो विधान परिषद के 1/6 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, इसका आर्टिकल है 171 के तहत, 171 के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/6 मेंबर को गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। राज्य विधानसभा के एक आंग्ल भारतीय सदस्य यानी एक एंग्लो मेंबर को जो है नियुक्त करने का अधिकार भी इनको दिया गया है। आर्टिकल 333, जब कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे आप, अनुच्छेद 333 में यह प्रावधान किया गया है। लेकिन अभी पिछले सालों में कुछ संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं, इसके तहत जो है अब आंग्ल भारतीय समुदायों की संख्या कम होती चली गई। तो अब ये जो है इसको इंप्लीमेंट जो है नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अब उतनी जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रावधान रहा है, इसीलिए हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। आर्टिकल 333 यानी राज्यपाल को, गवर्नर को राज्य विधानसभा के एक एंग्लो इंडियन मेंबर को नॉमिनेट या नियुक्त करने का यहां पर अधिकार दिया गया है। और आगे देखते हैं, राज्य विधानमंडल द्वारा जो विधेयक पारित हो जाता है। अब देखिए, कानून बनाना जो है ये तो लेजिस्लेचर का प्राथमिक कार्य है ना, कानून बनाना, चाहे वो संसद के द्वारा बनाया जा रहा हो या राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाया जा रहा हो, ये तो प्राथमिक कार्य है, प्राइमरी वर्क है। तो और राज्यपाल जो है वो क्या है, हमारे विधानमंडल के लेजिस्लेचर के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं। तो जब भी कानून बनाया जाएगा विधानमंडल के द्वारा, जब भी कानून बनाया जाएगा, वो कानून वास्तव में तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति नहीं दे देंगे। तो इसीलिए भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद में, आर्टिकल 200 और 201, अनुच्छेद 200 और 201 में राज्यपाल को इस संबंध में अधिकार दिया गया है। देखिए यहां पर मैंने क्लियर किया है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल क्या कर सकते हैं? नंबर 1, स्वीकृत प्रदान कर सकते हैं, यानी कि उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस पे साइन कर सकते हैं, उसे कंसेंट दे सकते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये कानून पारित हो गया आर्टिकल 200 के तहत। और दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि राज्यपाल को ये लगता है कि ये जो कानून विधानमंडल द्वारा बनाया जा रहा है, या ये जो प्रस्ताव बना जो अभी विधानमंडल में लाया गया है और वो मेरी स्वीकृति के लिए लाया गया है, राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के लिए लाया गया है, ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? तो देखिए कुछ आधार रहते हैं उसके। अगर मान लीजिए राज्यपाल महोदय को ये लगे कि संविधान के उपबंधों के विपरीत है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है उसके अनुरूप नहीं है, ऐसा कोई कानून बनाने की कोशिश हो रही है, स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल के विरुद्ध है, ऐसा कोई कानून बनाया जा रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व तो लोगों के वेलफेयर के लिए बात करना चाह रही है, लोगों के वेलफेयर के लिए गाइड कर रही है, और राज्य विधानमंडल ऐसा कोई कानून बना रही है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अनुरूप नहीं है, तो क्या करेंगे? तो राज्यपाल उस प्रस्ताव को भी रोक लेंगे, रोक सकते हैं, उनको पावर है। ऐसा कोई कानून बनाने की कोशिश की जा रही है जो राष्ट्र के विरुद्ध, अगेंस्ट द कंट्री, राष्ट्र के हित में नहीं हो, उसे भी रोक सकते हैं। या ऐसा कोई प्रयास किया जा रहा है जो आर्टिकल 31A के तहत जो संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण का अधिकार जो संसद, जो सरकार को प्राप्त किया गया है, जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू किया गया था आर्टिकल 31A के तहत, और उसको वायलेट कर रहा हो। यानी कोई भी ऐसा कानून जो विधानमंडल द्वारा बनाया जा रहा हो और राज्यपाल की नजर में वो ये जो बातें आपको बताई गई हैं, या जैसे कि मान लीजिए संविधान के अनुरूप नहीं हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अनुरूप नहीं हो, या राष्ट्र के हित में नहीं हो, या 31A का उल्लंघन कर रहा हो, तो राज्यपाल उस पर सहमति न देकर उसे अपने पास रख सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि वो उसको राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं
वो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं कि भाई ये जो कानून है ये मेरे हिसाब से अभी ये उचित नहीं है, इसे हम प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं, तो वो इसके अंतर्गत आएगा। जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात जो राष्ट्रपति को भी प्राप्त है, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को क्या पावर है? ऑर्डिनेंस जारी करने का, अध्यादेश जारी करने का, और अध्यादेश जारी करने का अधिकार राज्यपाल को भी दिया गया है। गवर्नर हैज आल्सो पावर टू इशू द ऑर्डिनेंस। लेकिन कब? जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो। जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो कानून कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा ना। और जरूरत है, ऐसी जरूरत के समय राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 213 के तहत राष्ट्रपति को 123 के तहत ये पावर है, राज्यपाल को 213 के तहत। लेकिन वो अध्यादेश क्या स्थायी होगा? नहीं, स्थायी नहीं होगा। सामान्य तौर पर वो 6 महीने तक वो अस्तित्व में रह सकता है, लेकिन उसको भाई विधानमंडल में आपको पारित कराना पड़ेगा। विधानमंडल को में पारित करने के लिए क्या होता है? दो विधानसभा के 2 सत्र के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होता है। तो जैसे ही विधानसभा की बैठक शुरू होगी, विदिन 6 वीक्स, 6 सप्ताह के भीतर उसे पारित करना आवश्यक होगा, अन्यथा वो अध्यादेश जो है वो निरस्त हो जाएगा। हाँ, अध्यादेश को जब चाहे राज्यपाल वापस ले सकते हैं। अध्यादेश जरूरी नहीं कि वो 6 महीने तक कंटिन्यू रहे, नहीं है जरूरत, राज्यपाल वापस ले लेंगे। तो ऑर्डिनेंस जारी करने का जो अधिकार है ना राज्यपाल का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। इसके अलावा राज्यपाल और भी विधायी शक्तियों में क्या काम करते हैं? तो देखिए, राज्यपाल विधायी शक्तियों के अंतर्गत जो राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट आती है, राज्य वित्त आयोग का गठन होता है ना, आर्टिकल 243I और 243Y के तहत क्या होता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन राज्यों में प्रत्येक 5 वर्ष में गठित किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। तो जो वित्त आयोग होता है वो जब रिपोर्ट देते हैं तो वो भी राज्यपाल को ही देते हैं। तो राज्यपाल क्या करते हैं? उस रिपोर्ट को राज्य की विधानमंडल में रखवाते हैं, विधानसभा में रखवाते हैं, विधान परिषद में रखवाते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग जो होती है वो भी रिपोर्ट देती है आर्टिकल 323 के तहत। तो वो रिपोर्ट जब आता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का आर्टिकल 323 के तहत, वो रिपोर्ट भी भिजवाते हैं राज्य के विधानमंडल में। और सीएजी की रिपोर्ट, राज्य से रिलेटेड जो सीएजी की रिपोर्ट होती है ना, आर्टिकल 151 के तहत सीएजी अपनी रिपोर्ट देते हैं। तो वो रिपोर्ट जो राज्य से संबंधित होगा वो राज्यपाल के पास आएगा, राज्यपाल उसे लेजिस्लेचर में भेजेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर में। तो ये काम जो आपको बताए गए हैं ये सब लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल पावर की। फाइनेंशियल पावर क्या होता है? जैसे देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी धन विधेयक हो, मनी बिल हो या बजट है जैसे कि केंद्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रपति से स्वीकृति के बाद ही उसे संसद में लाया जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही लाया जाता है। आर्टिकल 112 आपने पढ़ा होगा 112, जिसमें जो है प्रत्येक वर्ष एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है भारत सरकार जो है वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की स्वीकृति से संसद में यानी कि लोकसभा में रखती है। ठीक इसी तरह से राज्यों में इन द स्टेट्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 202 अनुच्छेद 202 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट विधानसभा में रखवाना ये राज्यपाल का जो है दायित्व के अंतर्गत आता है। राज्यपाल को पावर दिया गया है कि जब भी बजट विधानसभा में लाया जाए तो आपकी स्वीकृति पहले होगी, यानी कभी भी कोई भी चाहे वो मनी बिल हो या बजट हो राज्यपाल की स्वीकृति के बिना विधानसभा में नहीं रखा जाएगा। और बजट रखने वाला ये जो प्रावधान है ये खासकर ध्यान रखिए आर्टिकल 202 में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जो वित्त आयोग का गठन होता है प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये पावर भी राज्यपाल को है राज्य में, है ना। इन each 5 year there will be a formation of the state finance commission under article 243I and article 243Y के तहत ये गठन की व्यवस्था भी की गई है।
कोई भी अनुदान की मांग अगर लाना है, अनुदान की मांग अगर विधानसभा में लाना है तो उसके लिए भी राज्यपाल की स्वीकृति चाहिए। क्यों? कोई भी मनी बिल से रिलेटेड, धन विधेयक से संबंधित, बजट पर भारित कोई भी चीज अगर लाया जाता है सरकार के द्वारा तो एक बार गवर्नर महोदय यानी राज्यपाल महोदय की स्वीकृति आवश्यक होती। तो ये हो गया फाइनेंशियल पावर। एक और महत्वपूर्ण शक्ति जो राज्यपाल को दी गई है, बहुत महत्वपूर्ण, जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में क्या होता है? तो देखिए, एक तो ये रहता है कि जब राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे होते हैं, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, तो वहां पर जब राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कर रहे होते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जजेस की, तो राज्यपाल से एक बार विचार विमर्श जरूर करते हैं। तो ये भी एक पावर हो गया कि भाई जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जजेस की नियुक्ति कौन से आर्टिकल से होती है? 217 के तहत 217 से होती है। और जब इस 217 आर्टिकल का प्रयोग राष्ट्रपति कर रहे होते हैं तो एक बार राज्यपाल से महोदय से, गवर्नर महोदय से विचार विमर्श कर लेते हैं। तो दिस इज आल्सो द पावर ऑफ द जुडिशियल पावर ऑफ द गवर्नर। और देखिए, राज्य के उच्च न्यायालय से विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 233 कौन कर सकते हैं? राज्यपाल महोदय कर सकते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति जो है उच्च न्यायालय के साथ विचार करने के बाद कर सकते हैं। साथ ही साथ उनका ट्रांसफर, प्रमोशन, इनसे रिलेटेड पावर भी राज्यपाल के पास होता है। एक महत्वपूर्ण प्रावधान जो आर्टिकल 161 में दिया गया है, इसी तरह का प्रावधान राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 72 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 72 में जिस तरह से, आर्टिकल 72 में जिस तरह से राष्ट्रपति को पार्डनिंग पावर यानी क्षमादान की शक्ति दी गई है, ऐसे ही राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत, आर्टिकल 161 के तहत यह पावर दिया गया है। तो लेकिन राज्यपाल को जो पावर दिया गया है वो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उस दायरे में रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि राज्यपाल को जो आर्टिकल 161 के तहत जो क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो पार्डनिंग पावर है, क्षमादान की शक्ति, यानी कि अगर राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विरुद्ध किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और अगर न्यायपालिका ने उसे दंडित किया है तो देखिए इस मामले में उन्हें क्षमादान की शक्ति है यानी पार्डनिंग पावर है। और ये पूरी क्षमादान की शक्ति है, यानी कि जो सेंटेंस यानी कि जो सजा दी गई है उसे भी माफ कर सकते हैं और जो अपराध जो प्रमाणित किया गया है उसे भी हटा सकते हैं। इसीलिए यहां पर लिखा है रिमूव्स बोथ सेंटेंस एंड कन्विक्शन, यानी कि जो कन्विक्शन की गई है, उन्हें दोषी बनाया गया है, उसे भी वो रिमूव कर सकते हैं और जो सजा दी गई है उसे भी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहां पर सावधान रहना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि कुछ खास चीजें यहां पर, अगर वो मृत्यु दंड है, डेथ सेंटेंस है, अगर वो मृत्यु दंड है या अगर वो दंड जो पनिशमेंट सैन्य अदालत के द्वारा दिया गया है, मार्शल लॉ के अंडर दिया गया है, सैन्य अदालत के माध्यम से दिया गया है, तो उसे राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकते। ये पावर केवल राष्ट्रपति को है। क्लियर हो गई बात? ये पावर इस तरह का, यानी कि मृत्यु दंड को क्षमा करने का और सैन्य अदालतों से प्राप्त सजा को क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, ये राज्यपाल को नहीं है। लेकिन राज्यपाल जो है वो कर क्या सकते हैं? तो क्षमा कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड नहीं कर सकते। अन्य कोई दंड है तो उसे पार्डन कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। और देखिए क्या होता है, कॉम्यूटेशन, इसको बोलते हैं लघुकरण। कॉम्यूटेशन मतलब लघुकरण। इसमें क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट विथ ए लाइट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, यानी कोई कठिन सजा दी गई है, मुश्किल सजा दी गई है, जैसे मान लीजिए किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है तो उसको कन्वर्ट करके राइग्रस पनिशमेंट कर सकते, कठोर जेल की सजा दे सकते हैं, है ना, कठोर जेल की सजा दे सकते हैं डेथ सेंटेंस को कम करके, मतलब सजा को कम कर देना। किस तरह से कम कर देना? तो उसको कम्यूट कर देते, थोड़ा छोटा कर देना। हिंदी में लघुकरण मतलब छोटा कर देना। तो छोटा कैसे हुआ? तो जो बड़ी सजा है उसकी जगह पर थोड़ी छोटी सजा कर देना। मृत्युदंड बहुत बड़ी सजा होगी, उसकी जगह पर राइग्रस इम्प्रिजनमेंट यानी कठोर या श्रम, कठोर कारावास करने देने की सजा यहां पर राज्यपाल कर सकते हैं। इसको कम्यूटेशन कहते हैं। रेमिशन में क्या होगा? रेमिशन मतलब होता है परिहार,
परिहार में कैसे? तो रिड्यूस पीरियड ऑफ सेंटेंस, यानी कि जो सजा की जो अवधि है ना उसको कम कर सकते हैं। रिड्यूस पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, उसके चरित्र यानी दंड के चरित्र में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन दंड को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे उदाहरण से देख सकते हैं आप, राइग्रस इम्प्रिजमेंट ऑफ 5 years, मान लीजिए कठोर सजा है, जेल की कठोर सजा है, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, और उसकी जगह मान लीजिए कठोर सजा 1 साल के लिए कर दिया, तो क्या हो गया? ये रेमिशन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड परिहार, यानी कि रेमिशन कहलाता है। ठीक, तीसरा देख लीजिए, रेस्पाइट। रेस्पाइट मतलब होता है विराम, हिंदी शब्द होता है विराम। इसमें क्या करते हैं? अवॉर्डिंग लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड सेंटेंस, जो मूल रूप से जो सजा दी गई है उसकी तुलना में थोड़ा कम तकलीफ वाली सजा अगर दी जाए, लेकिन वो कुछ खास कारण से ही हो सकता है, स्पेसिफिक रीजन होगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट महिला है, कोई गर्भवती महिला है, कोई फिजिकली डिसेबल पर्सन है, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कोई अक्षम व्यक्ति है, कोई गर्भवती महिला है, तो ऐसे स्पेसिफिक केस में, कोई विशिष्ट प्रकरण में यह रेस्पाइट का इस्तेमाल राज्यपाल कर सकते हैं। क्या करेंगे? तो जो ओरिजिनली जो सजा दी गई है वो उस स्पेसिफिक कंडीशन को लगा करके वो रेस्पाइट कर सकते हैं, यानी कि कुछ खास सजा के जो स्वरूप हैं, लेसर सेंटेंस यानी सजा के स्वरूप में बदल करके कुछ कम वाली सजा उनको दे सकते हैं, इसको बोलते हैं रेस्पाइट। और फिर आता है रिप्राइव, हिंदी में कहते हैं प्रविलंबन, हिंदी में कहते हैं प्रविलंबन, प्रविलंबन यानी स्टे ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस। कोई अपराध मान लीजिए हो गया, कोई अपराध किया किसी व्यक्ति ने और उसको जो है न्यायपालिका ने सजा भी दे दी। अब है ये कि भाई मान लीजिए उसको कोई ऐसी सजा दे दी जैसे डेथ सेंटेंस दे दिया, अब उसको क्या है, थोड़ा क्या कर सकते हैं? स्टे कर सकते हैं। क्यों स्टे कर सकते हैं? भाई कई बार ऐसा होता है वो व्यक्ति जो है अपनी बात जो है कहना चाहता है, ऐसा ना हो कि कोई गलत डिसीजन आ गया हो, तो एक बार फिर से सोचने का मौका मिल जाए न्यायपालिका को, इसके लिए कई बार राज्यपाल ये मौका देते हैं। और मौका देते हैं स्टे ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि जो सजा जो है क्रियान्वित हो रही है उसको थोड़ा रोक देते हैं, बोलते हैं थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा और मौका दो, थोड़ा सोचने का मौका दो। तो स्पेशली दैट इज, और मान लीजिए डेथ सेंटेंस है किसी को, अभी तो खत्म ही होगी जिंदगी, अब इसके बाद बचा नहीं है, तो थोड़ा रुक जाते कई बार फॉर ए टेम्पोररी पीरियड। लेकिन ध्यान रहे ये एक सीमित अवधि के लिए होता है, ये स्थायी अवधि के लिए नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में भी रिप्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए पार्डन जो होता है क्षमा, क्षमा का मतलब ये हुआ कि मृत्युदंड और सैन्य अदालतों द्वारा प्राप्त सजा को छोड़कर बाकी सजा के मामले में राज्यपाल को जो अधिकार है कि वो जो है कोई भी सजा है तो उसको जो है क्या कर सकते हैं, उस सजा को माफ कर सकते हैं, उस सजा को माफ कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो दोष सिद्धि हुई है उसको भी हटा सकते हैं। तो ये हो गया पार्डनिंग, मतलब वो व्यक्ति बरी हो गया एक तरह से देखा जाए तो। बहुत कम इसका इस्तेमाल होता है। कॉम्यूटेशन में क्या होगा? लघुकरण होगा। लघुकरण कैसे होगा? तो मान लीजिए किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है, उसकी जगह पे क्या गया? राइग्रस इंप्रिजनमेंट दे दिया, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट विथ ए लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। ठीक, दो हो गए। तीसरा रेमिशन में, परिहार में क्या बताया आपको? रिड्यूस पीरियड ऑफ सेंटेंस। इसमें क्या करेंगे? पीरियड ऑफ सेंटेंस यानी कि अब जो सजा का की जो अवधि है उसको कम कर दिया जाता है। जैसे 5 years का राइग्रस इंप्रिजनमेंट है, उसकी जगह पर क्या कर सकते हैं? जो है इंप्रिजनमेंट, राइग्रस इंप्रिजनमेंट ऑफ 1 year कर सकते हैं। इसमें नेचर नहीं बदलता है ना, केवल पीरियड बदल जाता है। फिर चौथा रेस्पाइट में क्या करते हैं? रेस्पाइट में क्या करते हैं कि इसमें लेसर, मतलब जो ओरिजिनली जो सजा दी गई है उससे कम सजा दी जाती है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए, कोई खास परिस्थिति होनी चाहिए। जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल के लिए प्रेगनेंसी या फिजिकल डिसेबिलिटी बताया है। इसी तरह से रिप्राइव यानी प्रविलंबन होता है, जिसमें कि स्टे ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो अपराध का क्रियान्वयन होता है उसमें कई बार थोड़ा डिले करने के लिए कहा जाता है। खासकर ये प्रकरण जो है डेथ सेंटेंस में लाया जाता है और ये टेम्पोररी अवधि के लिए होता है। तो इस तरह से आपने देखिए, अब इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने आपको लेजिस्लेटिव पावर बताया गवर्नर महोदय का, जिसमें कि
आर्टिकल 174, 176 और साथ ही साथ आपको 171, आर्टिकल 333, 200, 201, 213 इतने आर्टिकल्स आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल गए। और इस तरफ आपको कई आर्टिकल आपके सामने आए, जैसे बजट से रिलेटेड 202, इसके अलावा आपको इस्तेमाल किया आपने 243I, 243Y जो स्टेट फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड था, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन से राज्य वित्त आयोग से संबंधित। जुडिशियल पावर में गए तो आर्टिकल 233, 161 है ना, ये सब आर्टिकल्स जो है यहां पर आपने देख लिए। तो इस तरह से राज्यपाल से संबंधित सारे जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स और उनके जो पावर्स हैं यहां पर हमने देखे। अब अगली क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे राज्यपाल की विवेकी शक्तियां यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर और राष्ट्रपति के जो पावर्स और जो गवर्नर के पावर हैं इसके ऊपर भी हम अगली क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। प्लीज अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। आपने हमारी इन बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।